Good. You remember, that's a good thing. Okay. So, any doubts कल की क्लास से? नो मैम। ओके। तो जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं, कुछ टॉपर्स है राइट, और कुछ है जो अभी स्कूल में है राइट, 12th ग्रेड की स्टडी कर रहे हो करेक्ट। सो जो 12th की स्टडी भी कर रहे हैं वो सिर्फ 12th की स्टडी के पर्पज से इस ग्रुप को ज्वाइन करा है उन्होंने इस क्लासेस को, या फिर वो भी नीट के लिए साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं? नीट के नीट के लिए प्रिपरेशन। नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट। सो कल क्लास के बाद कौन रुका था? नाम भूल गई मैं, सॉरी बेटा। आए हो आज? क्या नाम है? शायद साहिल होगा। हाँ साहिल रुका था आज। कल रुका था राइट। तो उसका बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस थे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है। तो ये बड़े जेन्युइन से क्वेश्चन है राइट, है ना, कि हम 12th भी पढ़नी है, 11th भी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करनी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ ना, वो आपके उन सब्जेक्ट के टीचर्स मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर बताएंगे राइट, तो वो तो आप उनसे पूछोगे। लेकिन बायोलॉजी कैसे करनी है एक एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि वो जानने की काफ़ी बच्चों को ज़रूरत है। तो क्या तुम लोगों को भी प्रॉब्लम होती है समझने में कि कौन सी चीज़ पहले करनी है बायो में, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से बाद में? यस मैम। यस मैम। क्या तुम लोगों के साथ भी कॉमन प्रॉब्लम है कि पढ़ रहे हो बट फिर वो मतलब उस टाइम बहुत अच्छे से होता है फिर बाद में वो भूल जाता है यस नेक्स्ट मंथ पढ़ तक? कॉमन प्रॉब्लम्स है राइट। ओके। तो अगर सब एग्री करते हो, तुम्हारी डिसीजन है, अगर तुम बोलोगे कि आगे कंटिन्यू करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम आगे चल सकते हैं। अगर तुम लोग एग्री करते हो तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम। कि अपने जो ये 11th और 12th दोनों हैं, दोनों, बिकॉज मैं यही सोच, क्योंकि अगर तुम सब एंट्रेंस का प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट ओनली नीट पर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस इंडिया में प्रिपेयर कर रहे हो, तो 11th उसका पार्ट है और मैक्सिमम में 50% बायोलॉजी आएगी। तो अगर मेडिकल परस्पेक्टिव रहे हो कि किस तरीके से आप चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर सकते हो और किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हो, आज वो डिस्कस करें कि हाउ टू मेक योर ओन टाइम टेबल, या फिर मैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊँ? डिस्कशन बेटा से तेरा यस रहेगा। किसके लिए था? हम डिस्कशन चलो से फिर रहेगा। चैट बॉक्स में बताओ, दो ऑप्शन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है? या तो रख लेते हैं हम लोग कि डिस्कशन करना है, जो कह रहे हैं डिस्कशन के लिए वो लिख दो यस, ओके। जो कह रहे हैं चैप्टर कंटिन्यू करना है वो लिख दो नो। सिंपल, वाई एन एन लिख दो, बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने वोट्स होंगे वो हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सबके वोट काउंट होंगे, बच्चे ज़्यादा है। ओके। बाकी बच्चे? ओके। और कोई? ओके। 4 students more. ऑलराइट। सिर्फ 3 बच्चों का आया है चैप्टर कंटिन्यू करने का, बाकी का आया है डिस्कशन। तो फोर्स नहीं है, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें नहीं ज़रूरत है किसी ऐसी डिस्कशन की तो तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डिस्कशन चाहते हैं। तो तुम लोग कल का लेक्चर ज्वाइन कर लेना, उसमें चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है? जिन्होंने नो लिखा था, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राइट, अंडरस्टूड है ना? ओके। सो हम लोग फिर आज एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे बायो को प्रिपेयर करना है, ओके? तो आज का कोई चैप्टर नहीं है, बेसिकली आज एक जनरल टॉपिक है हमारा, और हम जनरल टॉपिक में करें हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी।
बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? Yes. ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो कुछ है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, राइट, और कुछ है जो ड्रॉपर्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्लैश हो जाता है, क्योंकि जो स्कूल जाने वाला बच्चा है उसका काफ़ी सारा टाइम दिन का स्कूल के एक्टिविटी में जाता है, जो इम्पोर्टेंट भी है। ओके, सबकी ग्रोथ होना इम्पोर्टेंट है। अभी तुम्हारी स्कूल लाइफ है वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे भी तो सीखते हो ना कुछ, बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। उम्र है स्कूल जाने की, जाओ एंजॉय करो थोड़ा, राइट। लेकिन उससे थोड़ा टाइम टेबल सा बिगड़ जाता है हमारा। ओके, सो हमारा एक मेन चीज है, 3 सब्जेक्ट्स है हमारे पास। ओके, तो 3 सब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? कोई भी एंट्रेंस देने जाओगे तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स को फेस करना पड़ेगा। कुछ कुछ होंगे, जहाँ पर बेसिक आ जाएगी या जनरल जा जाएगी, राइट। हम उन करके चलते हैं कि अभी उसको इग्नोर करते हैं, अभी मेन 3 हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मेन 3 सब्जेक्ट हमारे पढ़ जाते हैं। एक आता है हमारा फिजिक्स, राइट, एक आता है हमारा केमिस्ट्री, और एक आता है हमारा बायोलॉजी। और मैक्सिमम जगह पे बायोलॉजी जो होगा वो 50% हर एंट्रेंस एग्जाम को कवर करेगा। तो तुम कोई भी जर्नली एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे 12th की मेडिकल करने के बाद, तो तुमको एक पेपर मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस हमेशा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं इस होप में कि वो उन्हीं बच्चों को एडमिशन दे जो थोड़े सीरियस है। बिल्कुल नॉन सीरियस वालों के ऊपर सीट ना वेस्ट करे, अपनी फैकल्टी ना वेस्ट करे, शायद ये उनका पर्पस होता होगा। तो जो भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे तुम्हें 3 सेक्शन मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट। और जनरली बायोलॉजी का सेक्शन 50% कंप्राइज करता है। 25% फिजिक्स रहती है, 25% केमिस्ट्री रहती है, जैसे कि हम नीट के पैटर्न में भी देखते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर देखा है नीट का कभी किसी ने उठा के? Yes, ma'am. कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है? पूरा पेपर Yes, उठाओगे ना तो तुमको दिखेगा। ठीक है, हाँ, राइट। तो हमें ये सारे सब्जेक्ट्स में बायो पे आज फोकस करना है, क्योंकि वो ही हमारा इस क्लास का टॉपिक है। सो बायोलॉजी करने के लिए हमें कौन कौन सा बायोलॉजी का सेक्शन कवर करना होता है? एक तो करनी होती है हमें 11th ग्रेड की बायोलॉजी, राइट, और एक हमें करनी होती है 12th ग्रेड की बायोलॉजी, करेक्ट। आप बोलोगे कि किस में से पेपर ज्यादा आता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्टली किस में से पेपर ज्यादा आता है। कुछ यूनिट्स है, हम एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे पूरा पूरा, डोंट वरी। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज का फर्क पड़ता है। ओके, जैसे नीट में अगर हम देखा जाए तो 49% बायोलॉजी जो है वो 12th ग्रेड से आती है, ठीक है। अराउंड 51% जो बायोलॉजी होती है वो 11th ग्रेड से आती है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 50-50 भी आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया कि लगा लो कि तुम 50% 11 से, 50% 12 से। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एनिमल किंगडम का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना कि हम प्रिपेयर किसको करें। तो तुमको अपने माइंड सेट में रखना है, कुछ कुछ एक चीज़ लेके चलोगे ना, कितना हर हर पेपर का अलग अलग सोचोगे तो पागल हो जाओगे। तो एक चीज़ लेके चलते हैं कि 50% मुझे 11th की मिले बायो से मिलेगा, 50% 12th की बायो से मिलेगा, राइट। तो दोनों करनी तो ज़रूरी है, ओके। तो हमें दोनों पे बारी बारी करके फोकस करना है। तो आओ पहले पे फोकस करते हैं कि शायद वो एक बार सबने पढ़ रखी होगी, चाहे कोई ड्रॉपर है चाहे वो अभी स्कूल गोइंग है। तो 11th की बायो से स्टार्ट करें। yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? मैं भजन नहीं गा रही हूँ, तुम लोगों को बीच में इंटरेक्ट करना है, सो तो सो जाओगे। ओके, तो चलो एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली बताना किसको क्या दिक्कत है। जो दिक्कत आप फेस कर लेंगे। और लैग तो नहीं हो रहा ना आज? नो मैम। ठीक है, जिसको लैग लगेगा मुझे बता देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे बैचेस स्टार्ट होने से पहले हम लोग भी चार्ट बनाते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से चार्ट बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके। ओके, कि कितने पिछले 5 साल का पेपर एनालाइज करा है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से एटलीस्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर हर किसी को लगाना चाहिए। उस पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन किसी और पेपर में दिख सकते हैं। तो ये 5 ईयर बायोलॉजी के पेपर को एनालाइज करा है 2022 से लेकर 2018 तक। ओके, कुछ ऊपर नीचे नंबर हो सकता है क्योंकि 100% क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर उठा के उसमें से क्वेश्चन निकाले थे। तो हो सकता है मैं कोई एक आध क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, तो एक मोटा मोटा आइडिया है। ओके, नाउ हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात। बेशक तुम्हारे पास एनसीईआरटी ना भी हो तो तुम फर्स्ट यूनिट लिख सकते हो, और ये चैप्टर वाइज है, नंबर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। तो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, तो अपनी कॉपी में लिख लो और वहां पे लिख लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम एक तरह से फ्लो चार्ट बना रहे हैं चैप्टर्स का।
ठीक है, हम आज फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर्स की, किस पे कहाँ फोकस करना है, राइट। तो जो बच्चे 11th अब पढ़ना स्टार्ट करें, और मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है कि थोड़ा 11th पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है रोज पागल हो जाओ, पागल होने की जरूरत नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से भी पढ़ा जा सकता है। मतलब मुझे तो यही लगता है, एंड स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि जितने भी तकरीबन मेडिकल एस्पायरिंग स्टूडेंट है, सबकी बायोलॉजी किसी न किसी सेंस में अच्छी है। मतलब किसी का एनिमल किंगडम बहुत अच्छा होता है, किसी की ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छी होती है, किसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती होती है ना। सो थोड़ा थोड़ा अब इसको पढ़ने का स्टार्ट कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या स्टार्ट करना है वो तुम चूज करोगे, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कैसे स्टार्ट करा जा सकता है और कौन से चैप्टर तुम्हें पहले प्रायोरिटाइज करने चाहिए। तो देखो, ये है चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड वो वाला चैप्टर है जो बहुत ज्यादा फोकस करता है, अगर तुम्हें याद हो, स्पीशी, किंगडम, फाइलम, ओरिजिन, टेक्सोनॉमी, इन वर्ड्स को इस चैप्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। याद है थोड़ा थोड़ा? हर्बेरियम क्या होता है, एक Yes. सीक्वेंस आती थी, है ना। और Yes, व्हाट इज लिविंग, सबसे पहला क्वेश्चन ये डालता है कि व्हाट इज लिविंग। तो ये क्वेश्चन भी सबसे पहले इसी ने इंट्रोड्यूस करा, राइट। तो ये लिविंग वर्ल्ड है, और अगर तुम देखो तो हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है इससे। ठीक है, एक बार तो आया भी नहीं, लेकिन हर साल तकरीबन एक ही क्वेश्चन आ रहा है, राइट। सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसके बात करते हैं, वो मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इन तीनों की बहुत डिटेल में बात करते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया की वो अलग से बात करते हैं। तो तीनों को फोकस किया जाता है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फोकस किया जाता है। और एनसीईआरटी का एक छोटा सा चार्ट बना होता है वहाँ पे येलो कलर का, जिसमें मस्का के साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। याद आया थोड़ा थोड़ा कौन से चैप्टर की बात हो रही है? Yes, ma'am. आई अज्यूम कि तुम्हें बहुत टाइम हो गया 11th पढ़े हो, तुमको नहीं याद है, मैं तुम्हें इस पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम अगर देखें तो भाई कभी कभार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और कभी कभार एक दो का रेशियो काफी टाइम से देखा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये 5 चीजों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। इसमें अगर हम देखें तो हम पिछले 2 साल से देख सकते हैं कि काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम केस एनिमल किंगडम के साथ है। एनिमल किंगडम में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, इनवर्टिब्रेट्स पढ़ने पड़ते हैं, वर्टिब्रेट्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट। और इसका भी सेम पैटर्न है, 3-3। सो बेसिकली एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ऑलमोस्ट एक जैसा सा है, अगर हम बोले नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सेंस में, कि ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आ ही जाते हैं हर साल। ओके, अब इनको पढ़ने का क्या मेन तरीका सही है, दैट इज एनसीईआरटी। ओके, ये बहुत एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स है, यानी कि इसमें जो तुम्हें फोकस करना होता है वो होता है एग्जाम्पल्स पे, कि अगर उन्होंने दे रखा है टेरिडोफाइट्स, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एल्गी की एग्जाम्पल क्या है, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, तो तुमको उनके नाम याद करने पड़ते हैं। लिवर वाटर मॉसेस क्या होते हैं, राइट। पॉरीफेरा के फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है। सो एग्जाम्पल्स जो होते हैं इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, और इसमें बेसिकली एनसीईआरटी को रेफर करना है। तो अगर तुम यूनिट 1 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको क्या करना है, तुमको एंट्रेंसेस की बुक्स उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके केस में तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो है हमारी एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक। तो तुम ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी को रोज पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, राइट। उस लेक्चर में थे जब हमने एनसीईआरटी कवर की थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। Yes, ma'am. Yes, उस दिन ma'am. थोड़ा उस दिन आई होप थोड़ा थोड़ा जरूर समझ आया होगा। आई डोंट थिंक पूरा समझ आ जाएगा, हमने पहली बार किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा ना कि किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। तो वैसे ही तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो रोज। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने बोल दिया चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, है ना, तो ये तो मुझे पता है कि मैं तो यार बहुत बार पढ़ा है, मैं तो वैसे भी ड्रॉपर हूँ, तो मैंने तो वैसे ही बहुत बार पढ़ा है, और मैं तो 11th में अच्छी थी, तो मैंने लिविंग वर्ल्ड तो बहुत बार पढ़ा है, एक ही दिन में सारा लिविंग वर्ल्ड पढ़ जाएंगे। उसमें क्या होता है, हम रीड करते हैं। तो एनसीईआरटी को पहले रीड करते हैं एक बार, जब तुम पहली बार पढ़ते हो, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं जब तुम थोड़े थोड़े टाइम तक बायोलॉजी के स्टूडेंट रह जाते हो। 1 साल तो सबका हो गया ना बायो पढ़ते हुए, अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो फिर तुम उसको अंडरस्टैंड करते हो। फिर एक टाइम आता है जब वो तुमको लर्न होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसको दोबारा से रीड किया जाता है पूरे चैप्टर को। तो ऐसे नहीं करना है कि एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ ले कि हाँ मेरा हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ चीजें भूल जाती है। तो जब भी तुम उसको रीड कर रहे हो एक एक लाइन को,
एक बार ही रीडिंग दे दी, अगर तुमको आदत ही है बहुत लंबा पढ़ने की, तो एक बार तुमने रफ सी रीडिंग दी है, एक एक लाइन को पढ़ा है, फिर तुम्हें देखना है किसी लाइन को पढ़ने के बाद कि ते तुम्हें समझ में आया वो क्या कह रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक लाइन आती है फर्स्ट चैप्टर में, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का स्पेशल फीचर है। ये तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ने के बाद 2 सेकंड के लिए रुको, सोचो तुम्हें मतलब समझ में आया क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस, फर्क क्या है कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस में, तुझे फर्क पता है? अगर तुमको फर्क पता है तो तुमको इस लाइन का मतलब समझ आया, लेकिन अगर तुमको नहीं पता ना फर्क, तो तुमको समझ नहीं आया है। ठीक है, इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम गूगल की मदद लो, गूगल होता है भाई बहुत अच्छे से, इंटरनेट को जितने अच्छे से यूज करो तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत मदद करेगी। तो तब तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ो, जब भी उसको रीड कर रहे हो, मेक श्योर अंडरलाइन कर लो उन चीजों को, अंडरलाइन द वर्ड्स, उन शब्दों को अंडरलाइन करो जो तुमको समझ नहीं आए। ओके, नहीं समझ में अंडरलाइन करो, मतलब बिल्कुल ऐसे शर्म नहीं करनी की, तो इंग्लिश का बेसिक सा वर्ड है कॉन्शियसनेस, तो तुमको समझ नहीं आया ना, बस नहीं आया समझ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको ये भी समझ नहीं आता इंग्लिश में चीटिंग किसको कहते हैं, नहीं समझ आता तो अंडरलाइन करना है और उसको देखना है गूगल पे, नहीं समझ आता फिर भी तो पूछना है हमसे, मेरे से पूछ लेना है, राइट। तो अंडरलाइन द वर्ड जो तुमको समझ नहीं आया है अपनी रीडिंग के टाइम पे, और उनको सर्च करना है, देखना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव होती है। तुमको फिर चेक करना है रीडिंग के साथ साथ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। जब तुम्हें रीडिंग के साथ समझ आ रहा है, फिर तुम्हें अपना लर्निंग चेक करना है। तो कैसे, अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो एक पैराग्राफ डिस्कस करा था मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म एक फीचर है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म मैंने पूरा पढ़ लिया, वो एक पूरा पैरा पढ़ लिया। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने अपनी बुक को चाहे क्लोज किया या ऊपर देखा आंखें बंद करी, जो जो तुम्हारा तरीका है। मैं जनरली ऐसे ऊपर देख के आंखें बंद करके अपने दिमाग में सोचती हूँ कि मेटाबॉलिज्म है क्या चीज़। अगर मैं खुद को समझा पा रही हूँ ना मेटाबॉलिज्म क्या है और उसके मेन पॉइंट्स क्या थे जो मैंने अंडरलाइन किए थे, दैट मीन्स मुझे वो समझ भी आ गया और वो मुझे याद भी हो गया। तो अपने माइंड में उसको रिकॉल करना है, इसको कहते हैं तुम्हें पता चलेगा कि तुमको लर्न हुआ है या नहीं। तो लर्निंग के लिए तुमको अपने माइंड में रिकॉल करना है, राइट, माइंड में सिंपली रिकॉल करना है, उसको दोबारा से ध्यान में लाना है कि तुमको हुआ लर्न या नहीं। क्योंकि देखो चाहे तुम जितना मर्जी अंडरस्टैंड कर लो, लेकिन जो फैक्ट्स है लिखे हुए तो वो तो फैक्ट ही रहेंगे ना। अगर उन्होंने बोलना है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग फीचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर, मतलब लिविंग कोई लिविंग है उसको कैरेक्टराइज नहीं करता, कि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वही सिर्फ लिविंग नहीं होते। तो ये तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, रटा मार लो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, तो तुमको कॉन्सेप्ट तो याद होना चाहिए ना दिमाग में, तो तुमको अपने माइंड में रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट याद है नहीं। सब होने के बाद एंड में एक बार दोबारा से रीड करना है। तो रीड करना होता है हमेशा एक चैप्टर एंड में कि हाँ भाई अब सब सम अप हो गया। ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर तुम्हें एंट्रेंस क्रैक करना है तो टाइम तो तुमको देना पड़ेगा, राइट। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि हर रोज के लिए बायोलॉजी के लिए सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 1 आवर दो, 1 आवर किसके लिए, सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि बेटा 1 आवर तो तुम ट्यूशन में भी दे रहे हो ना, 1 घंटा तो मेरे से ही पढ़ लेते हो लगभग, तो 1 घंटा तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए रोज देना है। ओके, तो इस तरीके से तुम फर्स्ट यूनिट को कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी को दिमाग में रख के बार बार वर्ड खत्म करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनसीईआरटी से फोकस करके करो, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, स्पेशली लास्ट की 3 यूनिट्स में, तो थोड़ा हौसला रख के करना है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चैप्टर को डिवाइड कर लो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस किस की बात करता है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजा है ना, और 5 किंडर क्लासिफिकेशन, तो ये चैप्टर 4 भाग में डिवाइड हो गया। तो बेटा इसको 4 दिनों में डिवाइड कर लो, आज मैंने इसी पे फोकस करना है, कल मैंने दूसरे पार्ट पे फोकस करना है। डिवाइड करो, अपने आप को समझो। प्लांट किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो 5 दिनों के लिए डिवाइड करो। एनिमल किंगडम को इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स और एक एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, 3 दिन में डिवाइड कर लिया। अब तुम बोलोगे इतने सारे दिन तो इसी में चले गए, अरे तो 1 घंटा अगर तुम पढ़ भी रहोगे रोज एनसीईआरटी तो क्या हो जाएगा इसमें, अभी टाइम है ना, तो अभी हम कवर सकते हैं, राइट। समझ आई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो don't try to run and cover everything, try to make sure कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुमको बहुत अच्छे से आता है। 2 ही तरीके हैं, या तो तुम सब पढ़ लो, ओके, कवर एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, दिमाग में बिल्कुल बिठा लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। या तो तुम सब कुछ पढ़ लो, या फिर तुम जितना पढ़ो चाहे तुम उसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लो, लाइक 60% भी प्रिपेयर कर लो,
उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि अगर 60% से क्वेश्चन आया ना तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि तुमको 100% थोड़ी करने होते, सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं ना। तो या तो तुम 60% बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या फिर सारा कवर करने के पीछे पड़े रहो। मेरा सजेशन ये है कि धीरे धीरे कवर करो, तुम्हारा अपने आप ही सब कुछ कवर हो जाएगा, पर अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख के पढ़ा करो, आगे मत भागा करो। इट्स ओके, आगे मत भागो, पर जो चैप्टर तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करना, कि तुम कोई भी एंट्रेंस बुक निकाल लो या तुमसे क्वेश्चन हो जाए, राइट। अब आती है सेकेंड यूनिट। इसमें काफी बच्चों को दिक्कत होती है, तुम्हें भी होती है इस वाले में? नो मैम। कोई बच्चा मोफोलॉजी और एनाटॉमी? मैंने बहुत सुना है, होती है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मोफोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, एनाटॉमी से क्वेश्चन, अगर तुम इसको एनालाइज करोगे, देखो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे, राइट। इसी को देख लो पैटर्न को, 2 से 3 4 3 3 4 3 4, जहाँ 3 4 दिख जाए मतलब वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिट बेटा इंपॉर्टेंट तो हो गई। लेकिन लकीली इस यूनिट से क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। फर्स्ट यूनिट से भी इतने नहीं आएंगे जितने इस यूनिट से, सिर्फ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे। वो तुमको नाम दे देंगे, नीम का नाम दे देंगे, वो तुमसे पूछ लेंगे उसमें किस तरीके के पत्ते दिखाई देते हैं तुम्हें, फाइनेटली होते हैं, ठीक है। प्लांट का नाम देके पूछेंगे एक्रोपिटल है कि नहीं है, जो टर्म्स है जो तुमने करी है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो तुमसे एग्जाम्पल पूछते हैं, और एग्जाम्पल एनसीईआरटी बेस होते हैं। तो सबसे पहले चीज तो जो भी बच्चे रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होंगी तुम सबके पास, या फिर तुम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो रेफरेंस बुक्स, उसमें से कोई भी ये वाला यूनिट एनसीईआरटी से ही करेगा, कोई रेफरेंस बुक पे नहीं जाएगा, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब तुम्हारे एंट्रेंस वालों ने तुमसे इसी से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से पूछना है, तो तुमने क्यों करने हैं बाकी के एग्जाम्पल। और मान लो एक क्वेश्चन आ भी गया किसी और एग्जाम्पल से, तो उसको छोड़ देना ना, उसके चक्कर में ब्रह्मांड भर के एग्जाम्पल थोड़ी करोगे, राइट। तो सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे हम एनसीईआरटी के, जिद है, उससे बाहर का क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ आएंगे, इट इज ओके। छोड़ना भी सीखो, कभी कभार कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को जाने देना चाहिए, वो हमारे लिए हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं तो हम उसको जान देते हैं। जैसे कभी कभार नेगेटिव लोग आते हैं ना जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करते, हम उन्हें जाने देते हैं, कोई बात नहीं चले जाए, इट्स ओके, मैं एक दोस्त के साथ या बिना दोस्त के भी ठीक हूँ, राइट। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स करने हैं। इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे मोफोलॉजी से एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एनाटॉमी में भी एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आएंगे। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में एक तो ये तो पूरा टिश्यू का पार्ट आ जाता है तुम्हारा, राइट। एक तो स्टार्टिंग में वो कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल दैट आएंगे, तो पहले तो टिश्यू का पार्ट आ गया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद एक आ जाता है हमारा अर्थवर्म, है ना, बहुत डिटेल में आता है, बाय गॉड अर्थवर्म। और एक आता है हमारा कॉकरोच। अब किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में अर्थवर्म कॉकरोच कटे होते हैं, किसी किसी में आ जाते हैं, तो तुम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार करोगी। तो ये चैप्टर 3 भाग में डिवाइड होता है। टिश्यू से एग्जाम्पल बहुत आता है कि इस बॉडी का पार्ट किस टिश्यू से बना है। अर्थवर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कॉकरोच पे भी आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के रेफरेंस में आते हैं। जैसे अर्थवर्म में क्वेश्चन आता है कि उसकी बॉडी के कौन से सेगमेंट में ये ऑर्गन पड़ा है, कौन से सेगमेंट में ये बॉडी पार्ट पड़ा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सारे सवाल आते हैं। और अगर तुम्हें मेरी बोली बात ऐसा लग रहा है कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, तो इट्स ओके, क्योंकि ये करे हुए बहुत टाइम हो गया, ऑब्वियसली भूल जाता है। मैं हर रोज पढ़ा रही हूँ तो मुझे याद है ना, तुम थोड़ी रोज पढ़ रहे हो, राइट। तो घबराना नहीं है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि इसमें हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है एग्जाम्पल, तो इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर यूनिट 2 की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, एनसीईआरटी ईच लाइन, एंड इसमें हम करेंगे मैक्सिमम रिवीजन। अगर तुमको एग्जाम्पल याद करने हैं तो उसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, मैक्सिमम रिवीजन। मैक्सिमम रिवीजन का मतलब है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग प्लांट को मैंने अगर मान लो एक वीक के लिए पढ़ा, ठीक है, तो मैंने इसको लेट से इस वाले चैप्टर को, मोफोलॉजी वाले चैप्टर को मैंने स्टडी किया फॉर 1 वीक। हर वीक मैंने 1 घंटा पढ़ा, क्योंकि मैंने तो तुमको 1 ही घंटा पढ़ने के लिए बायो बोला है, राइट। मैंने हर वीक 1 घंटे पढ़ा, तो मैं इसी चैप्टर की रिवीजन कितने बार करूंगी, तो मैं इसी चैप्टर की रिवीजन एटलीस्ट 2 वीक्स करूंगी, समझ रहे हो, डबल करनी है रिवीजन। तो अगर 1 हफ्ते पढ़ रहे हो तो 2 हफ्ते उसकी रिवीजन करनी है, हर रोज रिवीजन करनी है उसके एग्जाम्पल्स की। इतना रिवाइज कर लो कि रूह में बस जाए वो, इतना अच्छे से आंखें बंद करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का नाम और उसकी पिक्चर आंखों के आगे खुल जाए। और ऐसा होता है, जब आप किसी चीज को सच में इतनी बार रिवाइज कर लेते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है,
राइट। ये होता है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसको बार बार पढ़ना है और इसको शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ना है। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने सिर्फ 3 पेजेस करने हैं। उन 3 को मैंने पढ़ना है, बंद करके बुक उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट डे उठूंगी, मैं बुक नहीं खोलूंगी, मैं बैठूंगी और मुझे जो याद है उस पार्ट से वो पहले अपनी एक पेज पे लिख लूंगी। ठीक है, जब मैं लिख लूंगी उसके बाद मैं बुक खोलूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना याद है कल का। 3 तो पेज थे, बहुत बड़ी तो रॉकेट साइंस थी नहीं। 3 पेजेस में से मुझे क्या याद है। अगर मुझे कुछ भी याद है, एक पॉइंट भी याद है, तो मेरा 1 नंबर बन गया। अगर मुझे नहीं याद है, दैट मीन्स जो मैंने जो कल पढ़ा था वो मैंने समझा नहीं था, वो मेरा रट्टा था। आज मुझे उसे दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, तो रिवीजन आपको बताती है कि आपका दिमाग कितनी चीजें याद रख सकता है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपके ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाके जो मेमोरी बनती है वो 2 तरीके की बनती है। अगर आप में से किसी को ये पता है, एक होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है, और एक होती है लॉन्ग टर्म। ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनानी है हमें। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है। हर किसी की नहीं बनेगी, हर टॉपिक की नहीं बनेगी, मेरा कहने का ये मतलब है। कुछ टॉपिक की हमेशा शॉर्ट टर्म बनेगी, वो बार बार भूल जाएगी। तो जब तुम रात को पढ़ते हो, सुबह पेपर देने जाते हो और भूल जाते हो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसकी बनेगी वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो ये कब बनेगी? जब तुम किसी चीज को स्टडी करोगे, फिर उसके बीच में आएगी एक ब्रेक बहुत लंबी वाली, और फिर तुम उसके बाद उसको रिकॉल करोगे। अगर तुम्हारी में अगर तुम उसको रिकॉल कर पाते हो, मतलब उसको दोबारा याद करना, रिकॉल समझते हो ना, दोबारा याद करना। अगर तुम उसको दोबारा याद कर पाते हो बिना उस टेक्स्ट को देखे, दैट मीन्स वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राइट। तो स्ट्रेटेजी इस पूरी यूनिट के लिए स्पेसिफिकली क्या रहेगी कि हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर का जोन सा पार्ट तुमने डिसाइड किया, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। किसी किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जो ड्रॉपर नहीं है वो थोड़ा कम कम पेजेस रख लो, 3 पेज रख लो एक दिन के। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉपर की नीट निकल जाएगा, तुम्हारे नहीं निकलेगा। जो मेहनत करेगा उसका निकल जाएगा। नीट भी इंसान ही बनाते हैं ना, तो तुम भी इंसान हो, तो इंसान बना सकता है तो इंसान क्रैक भी कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम चैप्टर का जो भी तुमने पोर्शन रखा है पढ़ने के लिए, तो तुमने चैप्टर को करा रीड। ठीक है, रीड करा, उसके बाद तुमने उसको रिकॉल करा और उसके बाद तुम गए सोने। तो लेट्स से आज है मंडे, तो ये था मेरा मंडे का स्केड्यूल। तो कह रही हूँ उसको कहीं लिख लेना, ये काम आएगा, भूल जाओगे नहीं तो। शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, क्लास की भी होती तो है ही है, सच तो सच है। उसके बाद जब मेरा ट्यूसडे आएगा, तो ट्यूसडे में जब मैं नेक्स्ट बायो पढ़ना स्टार्ट करूंगी, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगी, उससे पहले जो मैंने आज यहाँ पढ़ा था, चैप्टर को रीड किया था, मानो ए सेक्शन कि मैंने 3 पेजेस पढ़े, तो मैं ए को अब रिकॉल करूंगी। ठीक है, और मैं रिकॉल कैसे करूंगी? मैं एक ब्लैंक शीट लूंगी, उसको रखूंगी और चुपचाप लिख लूंगी मुझे जितना याद है, ईमानदारी से। किसी से भी बेईमानी करो, अपने से कभी मत करो। अपने से बिल्कुल बेताब होके ईमानदार रहना है कि मुझे कितना आता है। तुम खुद से ईमानदार होगे तभी इम्प्रूव करोगे, राइट। मैंने जो लिखा उस शीट पे, फिर मैं अपनी बुक खोल के फिर पढ़ूंगी। अब जो तुम पढ़ोगे ना, तुम उस चीज पे तुम्हारा खुद ध्यान जाएगा जो तुम्हें नहीं आती, अब वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। तो यही एक्सरसाइज तुमको बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, तो जो तुमने आज पढ़ा उसको रिकॉल कल करना है पेपर पे लिख के, क्योंकि जो तुमने लिख लिया वो दिमाग में छप गया एक पॉइंट के बाद। मुझे पता ही है एफर्ट ज्यादा हो गए, लेकिन तुम अपनी एज में कर क्या सकते हो? एफर्ट्स ही तो डाल सकते हो ना इस एज में, तो एफर्ट्स डाल लो। तो समझ आया कैसे करनी है यूनिट 2? Yes, ma'am. ठीक है, चलो यूनिट 3। यूनिट 3 द यूनिट सेल एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन है ना वो मिक्स होके आता है। ठीक है, तो तुमको ये दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। सेल साइकिल सेल डिवीजन से जनरली क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये देखो 4 5 4 है, इसका अच्छा खासा चल रहा है। ज्यादा अगर क्वेश्चन इससे आता है सेल साइकिल सेल डिवीजन से एज कम्पेयर टू सेल, लेकिन इससे मिक्स ब्लेंड क्वेश्चन आता है। क्योंकि ऑप्शंस को समझने के लिए तुम्हें दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, और ये चैप्टर है आसान, इजी चैप्टर है ये सेल वाले। तो सेल वाले जो चैप्टर है वो है इजी। ये भी है एनसीईआरटी बेस वैसे, लेकिन इसके लिए तुम किसी रेफरेंस बुक को प्रेफर करो, मैं सजेस्ट करूंगी रेफरेंस बुक से पढ़ो। अभी हम लोग प्लांट की रिप्रोडक्शन के बाद सेल ही पढ़ेंगे, सेल की यूनिट करेंगे, दोनों चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एंट्रेंस देने चले जाओ, सेल से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। ओके, तो इसको रेफरेंस बुक से पढ़ो, क्योंकि इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और सेल साइकिल सेल डिवीजन के लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे हो ये सेल साइकिल सेल डिवीजन, इसमें
एग्जाम्पल वाला कोई सीन नहीं है इसमें, अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, और वो हर किसी से होते नहीं है। बहुत लोगों का माइटोसिस और मियोसिस खराब है, मतलब मैं आज तक किसी से नहीं मिली जिसका बहुत अच्छा हो, टू बी ऑनेस्ट हो, मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे। सेल वाली यूनिट को चलो तुम फिर भी एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हो। और बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स अगर तुमको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो देखो, अगर तो तुम कर सकते हो अच्छी बात है, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, बट सबका होता है ना अपना। तो बायोमोलिक्यूल अगर तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है तो क्या चीज तुमको जरूर करनी है, वो है एंजाइम्स। स्पेशली मैं 12th वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास इतना टाइम नहीं है फॉर टाइम बिंग कि वो सारे पे जाए, तो एंजाइम्स नहीं छोड़ेंगे। मैं इसके तो उसमें मैं भी एंजाइम्स कवर कराऊंगी, तो एंजाइम्स करने हैं, एंजाइम्स नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है हर पेपर में, राइट। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप ऐसी रेफरेंस बुक पढ़ो जिसमें थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा हो और उसको अंडरस्टैंड करो प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। सेल साइकिल सेल डिवीजन में, बायोमोलिक्यूल में एंजाइम कोई नहीं छोड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल दैट सबको आनी चाहिए। और सेल जो यूनिट है उसके ऑर्गेनेल्स है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, लोकेशन क्या होती है, कैसे दिखते हैं, सब कुछ आना चाहिए। ओके, ये बहुत इजी भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आया? पैटर्न सेम ही रहेगा। जो मैंने आज पढ़ा, आज के हवाले से फ्राइडे, तो मैं सैटरडे को उस चीज़ को आज रिवाइज करूंगी। मतलब मैंने अभी ये पढ़ा ना, मैं सो जाऊंगी, सैटरडे को सबसे पहली चीज़ मैं यही करूंगी। गॉट इट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. पक्का किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। पहले तो तुम्हारी शक्ल किसी को दिख नहीं रही है तो बेइज्जती बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी नहीं हो रही है। अगर ट्यूशन में नहीं बोलोगे तो फिर कहाँ पे पूछ बोलोगे ना कि तुम्हें नहीं आता, राइट। अब आते हैं यूनिट 4, जिसको कहते हैं हम लोग थोड़ी डिफिकल्ट है। ये हमारी पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट इस सेंस में है कि उसको ना अंडरस्टैंड अपनी इमेजिनेशन में करना पड़ता है। हम देख नहीं पाते हैं फोटोसिंथेसिस को इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से होता हुआ किसी पत्ते में, सीधी सी बात है। तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं ह्यूमन डाइजेशन को एक बार इमेजिन कर सकती हूँ, मैं कैसे इमेजिन करूँ कि जेड शेम क्या होती है और कैप साइकिल अंदर एक पत्ते के अंदर कैसे इतना कुछ चल रहा है, राइट। इसलिए वो थोड़ी इमेजिनेटिव हो जाती है और बहुत सारी टर्म्स आती है तो वो डिफिकल्ट होती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो चीज नहीं छोड़नी है, देखो सबकी अपनी कैपेसिटी है, राइट। लेकिन अगर मुझे ऊपर ऊपर से सबसे पहले कुछ चीजों को फिल्टर आउट करना है, तो जो चीज तुमको नहीं छोड़नी है वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स करने हैं प्लांट के, पक्का। तो ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नहीं छोड़ना है। चाहे तुम्हें जितनी मर्जी प्लांट फिजियोलॉजी से नफरत है, डजेंट मैटर, छोड़ना नहीं है इसे। प्लांट हार्मोन आएंगे तुम्हें यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के, ठीक है। हार्मोन नहीं छोड़ने हैं, और जो तुमको नहीं छोड़ना है वो है उसकी साइकिल्स। कहाँ होती है साइकिल, ठीक है, इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। ओके, इनमें एनर्जी बनती है या ये यूज करते हैं एनर्जी के, कितने मॉलिक्यूल यूज करते हैं, बड़ा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, लिटरली बड़ा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, ये बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत जनरली पूछे जाते हैं, राइट। और चौथा आ जाता है इसकी लेबलिंग। जो एनसीईआरटी में साइकिल्स बन रखी है, अगर तुमने देखा होगा तो केल्विन साइकिल भी बनी हुई है, राइट। ईटीसी भी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बनी है, जेड शेम भी बनी है, तो उनकी लेबलिंग आ जाती है एज सच नीट में। तो साइकिल्स तो इंपॉर्टेंट है, साइकिल से क्वेश्चन आएगा, हर पेपर में आएगा, तुम्हें नहीं पसंद है डजेंट मैटर, पेपर में तो आएगा। तो साइकिल इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमसे नहीं होती, राइट, अगर तुमसे नहीं होता तो कम से कम साइकिल्स तो कर लो। हर रोज एक साइकिल उठा सकते हो, मतलब इतना भी तो मुश्किल नहीं होगा ना कि मैं अगर एक केल्विन साइकिल आज उठा लूँ और मैं और कुछ ना पढूं, मैंने 1 घंटा पढ़ना है, मैं 1 घंटे केल्विन साइकिल पढ़ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ हो रही है, किस पर्पज से हो रही है और क्या एंजाइम्स है इसके। तो आई थिंक एक दिन में 1 घंटे में एक केल्विन साइकिल खत्म हो सकती है। और मैं उसको कल लिख के देखूंगी तो मुझे वो कम से कम अगर मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है इसमें, तब भी मुझे 20 से 30% तो याद होगी। और क्या पता तुमको 20 और 30% से ही क्वेश्चन आ जाए, बात तो एक क्वेश्चन की है ना। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट उसे, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। हम पेपर को प्रिपेयर करके हम उसे क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। क्रैक होना ना होना आगे की डेस्टिनी है, वो बाद में देखेंगे, राइट। लेकिन हम प्रिपेयर तो कर सकते हैं। तो साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इसमें साइकिल जरूर करना। और चाहे तो तुमसे नहीं हो रहा, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन साइकिल्स और हॉर्मोन्स ये दोनों चीजें जरूर करना है। हॉर्मोन्स बहुत ईजी है,
और साइकिल्स जैसे जैसे तुम करते जाओगे फिर तुमको इजी लगने लग जाएगी, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, वो मेहनत मांगती है तुमसे। ओके, क्लियर हुआ? तो जो प्लांट फिजियोलॉजी करने की सोच रहे हैं, स्पेशली जो 12th वाले बच्चे हैं स्कूल वाले, वो एटलीस्ट इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। हर रोज की एक साइकिल आई थिंक तुम्हें 10 दिन में लगेंगे यार, खत्म हो जाएगा। ओके, डन, समझ आया? Yes, ma'am. ओके, अब देखो क्या आ गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये तो पसंद होगी सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बस यही प्रॉब्लम है हमारी, हमें ना ये पसंद है। जो चीज़ हमें पसंद है ना, जो भी हमें लाइक होता है, इस यूनिट के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पसंद है। जो हमें पसंद होता है हम उसमें करते हैं ओवर स्टडी। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक्स्ट्रा बुक से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में, हमें कितना कुछ अपने बारे में पता चलता है। और मैंने एक एप्पल खाया तो उस एप्पल का मेरे पेट में क्या क्या बन गया वो मुझे पता चल रहा है एक बुक पढ़ने से। तो हम इसको कर जाते हैं ओवर स्टडी। लेकिन एंट्रेंस तो उसी बुक से उन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा ना। मैं जितनी मर्जी ओवर स्टडी करूँ, क्या वो मुझे फर्क पड़ेगा मेरे रिजल्ट पे, मेरे फ्यूचर पे, या मेरे टाइम पे? तो इसको ओवर स्टडी करना सबसे बड़ी दिक्कत है हम सबकी, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। जिनको बायो नहीं पसंद है सिर्फ वो है जो इसको ओवर स्टडी नहीं करते, बाकी सारे इसको ओवर स्टडी करते हैं। इवन हम टीचर्स भी ओवर स्टडी कर जाते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी प्रॉब्लम दैट इज ओवर स्टडी, इसे ओवर स्टडी नहीं करना है। ठीक है, इसमें रेफरेंस बुक लो, हाँ इसमें रेफरेंस बुक का काम तो है नो डाउट। जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है, बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन बनाया है ना उनके साथ मिलजुल के क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी डक्ट को लेके। और दूसरा उस चैप्टर के लास्ट में जो इक्वेशंस आती है खाने के टूटने की, जो इक्वेशंस बनी हुई है केमिकल इक्वेशंस, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर से एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है, स्पेशली वो एयर कब अंदर आई, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, उसी में कंफ्यूजन है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से भी आता है, तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट पैटर्न सेम सेम दिख रहा है तुमको, राइट? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है उससे क्वेश्चन बहुत कॉमन है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में थोड़ा कट सकता है कि अगर तुम यहाँ पे बोन्स नहीं करना चाहते हो तो बोन्स के लिए रुक जाओ, बोन्स तब कर लेना जब तुम्हारा एक तरह से 11 पूरा कवर हो जाएगा ना, उसके बाद जो सेक्शन तुमने छोड़ा है फिर उस पर फोकस कर लेना। तो बोन्स के लिए रुक जाना, लेकिन इसमें जो मसल्स है ना, मसल की जो मूवमेंट दिखाते हैं वो मायोसिन और एक्टिन वाली है ना, वो जो मूवमेंट वाला जो पार्ट है उसको कर लेना, क्योंकि मूवमेंट वाले पार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता है, नीट का फेवरेट है। तो ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, एक क्वेश्चन सॉरी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन हमेशा मसल वाला है। तो एक तरह से हम लेके चल सकते हैं कि इसमें से 100% वाली बात ही हो जाती है कि क्वेश्चन आएगा। भाई अगर ना आए तो मुझे मत पीटना, लेकिन इससे हमेशा मसल वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो मतलब जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी खोलेगा वो सबसे पहले पढ़ेगा ही मसल। तो तुम्हारी प्रायोरिटी एक्चुअली मसल्स है सबसे पहले। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही लंबे चैप्टर है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन और उसकी सिग्नलिंग, न्यूरॉन एंड सिग्नलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये, इसको नहीं इग्नोर कर सकते। और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्योंकि हॉर्मोन्स आते हैं तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर स्टडी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इसमें अपनी भावनाओं को बचा के रखना है। ये वो यूनिट है जो तुम्हें बताएगा कि क्या तुम डिसिप्लिन हो या नहीं। तो तुम्हारा टारगेट क्या है इस यूनिट में? तुम्हारा टारगेट है मेंटेन डिसिप्लिन। बनाए से डिसिप्लिन उसका मतलब ये नहीं चुप होके बैठ जाओ, ठीक है? तो तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मतलब है कि अगर मैंने बोला था कि 1 घंटे बायो पढ़नी है रोज, तो 1 घंटे ही पढ़नी है। फिर तुम्हारी जितनी मर्जी इच्छा हो कि मैं इसको आगे भी पढ़ लूँ, मैं कर सकती हूँ, नहीं, तुम्हें बंद करनी है बुक, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री भी पढ़नी है। अभी मेहनत लगती है उनमें, इतने आसानी से नहीं होती, राइट? तो तुम्हें इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी इंटेंशंस को जो बहुत क्रेविंग्स है, और दूसरे सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज है जो ये सजेशन आती है यूपीएससी एस्पायरेंट से, कि जब वो अपना मेन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो अपने मेन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं और पिछले वाला सब्जेक्ट रह जाते हैं। लेकिन एग्जाम में तो सब कुछ आएगा ना, तो ओवर टाइम कंज्यूमिंग का इशू है इसके साथ। तो ओवर स्टडी नहीं करना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, और तुम धीरे धीरे करोगे तो ये चैप्टर हो जाएंगे। जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेगा वो सबसे पहले मसल करेगा, यही रूल है, ठीक है? सबसे पहले मसल करेंगे, सेकेंड पार्ट में वो न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा जोन सा चैप्टर से मन करता है स्टार्ट करने का वो कर लो। ओके, व्हाट इट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, साहिल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कितना टाइम देना है एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। हर यूनिट में चैप्टर अलग है ना साहिल, देखो इसमें कितने सारे चैप्टर हैं, इसमें थोड़े कम थे, इसमें बहुत कम थे, तो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट है। तो आइडियल टाइम हमने यूनिट को कंप्लीट करने का नहीं लगाना, हमने आइडियल टाइम लगाना है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। जैसे अगर मैं इसमें बात कर लूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, राइट। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमें पहले क्या करना होता है, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। ऑर्गन्स के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे खाना उन ऑर्गन से जब गुजरता है तो क्या क्या उसमें रिएक्शन, एलिमेंट्री कैनाल, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड हो गया एक तरह से देखा जाए, राइट। अब अगर तुम्हारे पास स्पीड अच्छी है तुम्हारी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो तुम इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में मैंने ऑर्गन कर लिया, एक दिन में मैंने इसे ही कर लिया, तो 2 days का पीरियड हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं यार टाइम लग रहा है इसमें, मतलब मैं भूल जा रही हूँ अगले दिन, क्योंकि जैसे मान लो मैंने मंडे को ऑर्गन पढ़ा, राइट, इसको मैंने मंडे को रीड किया ऑर्गन्स को, और स्टडी लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने जब रिवाइज किया, कब, ट्यूसडे को, तो जब मैंने ऑर्गन वाला पार्ट ट्यूसडे को रिवाइज किया, सो आई रियलाइज कि नहीं मैं काफ़ी कुछ भूल गई, मुझे डक्स के तो नाम ही नहीं याद रहे, है ना। तो जब मैंने रिवाइज किया तो मैं चीज़ें भूल गई, मैं दोबारा पढ़ूंगी इसे, फिर इसके क्वेश्चन लगाऊंगी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई टाइम तो लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तो फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया कि ठीक है यार अब मैं इसको 2 दिन दे रही हूँ और इसको भी 2 दिन दे रही हूँ, तो 4 दिन हो गए। तो ये सेल्फ एनालिसिस है, तुम्हें खुद एनालाइज करना है कि तुमको किस चैप्टर में कितना टाइम लग रहा है ऑनेस्टली, ठीक है। तो वो तुम कैसे एनालाइज करोगे, जब तुम उसको रिकॉल करोगे और तुम्हें प्रॉब्लम फेस करोगे, तभी तुम रिवाइज उसे समझ पाओगे कि कितना टाइम देना है। ओके, तो अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि कितना टाइम लगता है, राइट। सेल्फ एनालाइज करो उसे, समझो कि तुम्हें इसमें दिक्कत है, उसमें ज़्यादा टाइम दो, जिसमें नहीं है उसमें मूव ऑन हो जाओ। हो सकता है कि तुम ऑर्गन वाले पार्ट को तो एक ही दिन में कर गए, लेकिन तुम्हें केमिकल रिएक्शन में 2 दिन लग गए। अरे हो सकता है तुमको 3 दिन लग गए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, लेकिन तुम्हारा 3 दिन के बाद मेक श्योर कि फिर वो खत्म हुआ है, ये नहीं है कि अभी भी कुछ रहता है, राइट। एक्स्ट्रा दिन दिया है तो वसूल लेना अपने दिन, ओके। लेकिन टाइम हमेशा 1 आवर रखा है हमने, तो बायोलॉजी हमने 1 आवर पढ़नी है आज से। आज क्या डेट है, आज हमारी डेट है 2 सितंबर, 2 सितंबर से हमने 1 घंटा बायोलॉजी पढ़नी है रोज, ओके। आर्यन का क्वेश्चन है, मैम स्कूल कोचिंग क्लास स्कूल असाइनमेंट्स मैम बहुत हेक्टिक हो जाता है मैनेज करना, ऊपर से कई बार रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता, मैम हाउ टू मैनेज। ओके, तो ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, स्कूल भी है असाइनमेंट भी है, उसके बाद घरों में भी कभी कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, अब फंक्शन पे भी तो जाओगे ही, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो पड़ेगा ही काम, तो कैसे मैनेज करोगे। तो मैं तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि हर रोज तुम सिर्फ 1 आवर देना। जब मैंने तुम्हें 1 आवर कहा ना, तो इसका मतलब है आर्यन, जब मैंने बोला ना रिवीजन, रिवीजन कि मैंने मंडे पढ़ा, मंडे मैंने स्टडी किया, और अब जब मैं ट्यूसडे आई, तो ट्यूसडे को भी तो मुझे 1 ही घंटा पढ़ना था ना बायो, तो ट्यूसडे को पहले मैंने क्या किया, रिवाइज जो मैंने कल पढ़ा था। अगर मुझे पढ़ने में 1 घंटा लगा ना, तो मुझे उसे रिवाइज करने में आधा घंटा ही लगेगा। रिवीजन हमेशा शॉर्ट हो जाती है क्योंकि तुम्हें कुछ चीज़ें आ जाती है। मैंने रिवाइज किया और उसके बाद मैंने न्यू टॉपिक ऐड किया, लेकिन मैंने ओवरऑल टाइम अभी भी 1 ही आवर रखा। अब तुम बोलोगे मैम ऐसे तो न्यू टॉपिक तो बहुत कम होता जाएगा टाइम के साथ, कि नेक्स्ट डे आया वेंसडे, वेंसडे जब आया तो मैंने रिवाइज किया, ये जो न्यू टॉपिक मैंने पढ़ा था इसको मैंने यहाँ रिवाइज किया, प्लस नया टॉपिक आ गया, तो ऐसे तो मैम में बड़ा टाइम लग रहा है। तो बेटा तुम्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो टाइम लगा के समझ तो आ रहा है, राइट। तो तुम यही कर सकते हो कि क्योंकि बायो की अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है, अगर ऐसा है, अगर तुम्हारी वीक है बायो, देन इसको ज़्यादा टाइम देना, जो थोड़ा इजी है उसको कम दे देना। लेकिन यही कर सकते हैं हम कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है हम उसमें टाइम कम कर दें, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखें कि कम टाइम में जितना पढ़ा उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो तुम रोज़ का ये कर सकते हो कि 24 घंटे में से 23 घंटे सब डिवाइड करना, लेकिन सिर्फ 1 आवर बायो का रखना सेल्फ स्टडी के लिए, और 1 आवर तुम्हारा क्लास में जाता ही है। और क्लास में आई ट्राई कि जितना ज़्यादा तुम्हें रिवाइज करा दूँ, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर पूछती हूँ तुमसे, क्लास में भी बार बार वही रिवाइज कराती हूँ, इससे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। पर हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, हमें कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, हमें जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। मतलब दिस इज़ माई वे ऑफ स्टडी, मुझे ऐसा लगता है, वेरी कर सकता है और सबका पॉइंट ऑफ व्यू इक्वली सही हो सकता है, राइट। तो
तुम्हें अगर ये सूट करता है तो फॉलो करो, नहीं करता है तो बिल्कुल मत करो। ओके, मैं भी इंसान हूँ ना, तो मैं भी शायद मैं किसी स्टूडेंट के लिए गलत हो सकती हूँ, है ना, मेरी स्ट्रेटेजी किसी पे अप्लाई नहीं होगी, इट इज फाइन। ऐसा नहीं सोचना है कि ये करना ही है। तो स्ट्रैटेजीज लो, ट्राई करो, जो तुम्हें सूट करता है उसके साथ करो, लेकिन कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। अगर आराम से तरीके से एक प्लान के साथ चलोगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती जिनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, प्लान करना होता है अपनी चीज़ों को, राइट। अगर तुम प्लान के साथ चलोगे तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 7 मंथ्स है। चलो मैं तुम्हें 6 मंथ लेकर चलती हूँ, तुम्हारे पास 6 महीने है। अगर तुम 6 महीने हर रोज 1 घंटा बायो पढ़ोगे तो मुझे बताओ, तुम्हें सीरियसली लगता है कि कितनी यूनिट थी ये? 5 यूनिट है इसकी, अभी आगे जाके और थोड़ी सी आएंगी, राइट। तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुमसे मैक्सिमम टॉपिक्स नहीं कवर होंगे? आई रियली डाउट दैट। आई मीन 6 मंथ्स 1 घंटा रोज बायो पढ़ेगे, तुम्हें कुछ तो आएगा ना। आने से तो बेहतर है रेदर देन तुम लास्ट के 3 महीने पागलों की तरह पढ़ो, 22-22 घंटे बायो ही पढ़ रहे हो। पागल हो क्या? ऐसा कौन करता है? ऐसा नहीं करना है हमें। तो डिसिप्लिन के साथ चलो, तुम्हें इन चीज़ों का रिजल्ट पता है, ये जो ये स्लो प्रोसेस है थोड़ा, राइट, इसका रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ। तो तुम आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग सितंबर है, 2 सितंबर को हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, 2 सितंबर। तो तुम फॉलो करो और अपना फ्लो चार्ट रखो, अपना फॉलो अप रखो, डायरी होनी चाहिए फॉलो अप रखने के लिए हर किसी के पास, ठीक है। कोई पेपर रख लो, एक पेपर को अपनी डायरी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास है डायरी, मैं अपने खाने का हिसाब किताब रखती हूँ। आई एम नॉट किडिंग, मैं हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, तो मैं अपने खाने का हिसाब रखती हूँ। मेरे पास ये भी हिसाब है कि मैंने कितना पानी पिया दिन में, क्योंकि मुझे वो ज़रूरी लगता है, मेरे लिए ज़रूरी है, राइट। तो अपना हिसाब रखो। इस सितंबर का रिजल्ट अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को, गांधी 9 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। तो हॉलीडे के दिन बैठ के देखना, हॉली हॉलीडे के दिन बैठ के देखना, बैक ट्रैक करना कि तुम्हारा कितना हुआ है, तुम्हें उस दिन आंसर मिलेगा। और जितना हुआ है ना, क्या तुमको याद है? करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या सक्सेस रेट है। ओके, तो जो चाहिए वो है पेशेंस, हैव सम पेशेंस एटलीस्ट विद बायो। बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ उनका डिस्कस करो अच्छे से। तुम्हारे पास ट्यूशन है, ये तुम्हारे पास फायदा है। जो ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो वो पूछ भी नहीं सकते, तुम पूछ तो सकते हो, राइट। तो पेशेंस के साथ रोज 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, कोशिश करने की। उसके बाद देख क्या रिजल्ट निकलता है। नहीं है तेरे पे इफेक्ट करेगा तो क्या हो गया, अक्टूबर के बाद स्ट्रैटेजी चेंज कर लियो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर। और अगर कोई और स्ट्रैटेजी से कर रहा है तो उसको भी एनालाइज करके देख कौन सी सही है, राइट। तो हर रोज 1 घंटा तो निकाल सकते हो यार, 1 घंटा तो बनता है। आई मीन इतना अच्छा सब्जेक्ट है, 1 घंटा तो बनता है इसको पढ़ना। ओके, बस इसको फॉलो कर लेना, एक बार ट्राई करके देखो। ये मैंने खुद नहीं क्रिएट किया। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरी बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर थे, मैं पीएचडी का प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम। तो उन्होंने ये बनाया था, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने हमें बताया था कि एक दिन पढ़ो, छोड़ दो, एक दिन रिवाइज करो। ऐसे वैसे बहुत टीचर्स ने बोला था, पर वो बहुत अच्छी टीचर थी, मेरी लाइफ की सबसे कमाल की टीचर थी बॉटनी की। उनसे अच्छी बॉटनी टीचर मैंने आज तक नहीं देखी, मैं खुद भी नहीं हूँ। तो उन्होंने जब बोला था ना, तो वो दिमाग पे मेरे बड़ा असर करा था, क्योंकि मुझे था ये बहुत सही बोलती है मैडम, इनकी ट्रिक ट्राई करके देखते हैं। मैंने ट्राई करके देखा था और वो बहुत इफेक्टिव रहा था, नो डाउट। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, गिव इट अ ट्राई। नहीं वर्क करेगा तो कुछ और कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करना। ओके, आगे चलो। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो, सेल्फ एनालिसिस करते जाना। अब आगे यूनिट 6, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा 12th ग्रेड। 12th ग्रेड अभी सबके दिमाग में फ्रेश है, जिन्होंने ड्रॉप किया है उनके दिमाग में भी थोड़ा फ्रेश है, ठीक है। जिनका 2 साल का ड्रॉप है उनके दिमाग में थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, और जो अभी स्कूल में है उनके दिमाग में तो है ही फ्रेश, क्योंकि स्कूल वाले तुम्हें जल्दी से भूलने नहीं देंगे है ना, टेस्ट तो आते रहेंगे। इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो 12th ग्रेड में हमें क्या बनना है? हमें बनना है शातिर, शातिर रहना है एकदम, फ़ायदा उठाना है इन चीज़ों का कि अभी ये तुम्हारे दिमाग में फ्रेश है, तो इससे 50% पेपर हमने खींच लेना है। ओके, तो इसमें आती है पहली यूनिट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जब रिप्रोडक्शन का सारा पार्ट कर लेते हो तो ये वाला भी खत्म हो जाता है। जब तुम 11th की करके आते हो ना, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, तो वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है, जो पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे क्वेश्चन आते ही है, 3-4 क्वेश्चन आने ही है इनसे, फिक्स है ये, आते हैं इनसे क्वेश्चन 100% वाले चैप्टर है ये। तो जो 6 यूनिट से स्टार्ट करेगा उसको यही स्टार्ट करने हैं, इनमें से कोई भी उठा लो, इन दोनों में से, लेकिन इसी से स्टार्ट करना है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो एनसीईआरटी है,
पूरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तुम रेफरेंस बुक ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। और रेफरेंस बुक तुमको फ्री में डाउनलोड भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, इंटरनेट पे बहुत फैसिलिटी है, ढूंढो ढूंढो। नहीं समझ में आता तो हमसे शेयर करो, हमसे पूछो व्हाट्सएप पे, ये ठीक है, हम पढ़ के बता देंगे कि तुम्हारे लिए ठीक है ये या नहीं है, राइट। तो यूज़ करो, तुम्हारे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है। हम सर से बात करो, सर को अगर तुम मैसेज देते हो तो सर वो मैसेज टीचर्स तक पहुंचाते हैं। जैसे सर साहिल ने बोला था उसको बात करनी थी, तो सर ने बता दिया मुझे भी बात कर लेना उनसे, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से पढ़ो, और मैंने ये तो पूरा पढ़ा दिया, इस पे नहीं बता रही मैं, ठीक है। तो ये यूनिट तुम्हारे लिए वो स्कोरिंग है। तीन चार क्वेश्चन निकल रहे हैं यार, 6 क्वेश्चन तो 2 चैप्टर से सामने निकल गए मेरे। सजेशन रेफरेंस बुक, सजेस्ट रेफरेंस बुक, मैं रेफरेंस बुक नहीं ऐसे सजेस्ट कर सकती, मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास में नोट्स बनवा देती हूँ तो सबके पास अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हारे पास जोन सी है मुझे नाम भेज देना, देख के बता दूंगी पढ़ के, ओके। मैम मॉडर्न। चलो एक बार पढ़ के बताऊंगी, बिना पढ़े नहीं बताऊंगी अब, ओके। ऑलराइट, कौन है ये? ठीक है साहिल, ऑलराइट। ये समझ आया यूनिट 6? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब आती है थोड़ी लंबी सी यूनिट, ओके। 2 यूनिट है जो मुझे लगता है बच्चों को बहुत तंग करती है। एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मैंने देखा है सबको ना समझ नहीं आता ये चैप्टर समझ ही नहीं आता ज्यादा बच्चों को, कुछ कुछ को आता है समझ, और जनरली जिनकी मैथ वैथ थोड़ी होती है उनको जल्दी पिकअप होता है इस चैप्टर का, आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ है। शायद इसके साथ मिथ है, क्योंकि इसमें वो रेशियो वगैरह आते हैं ना, तो शायद इससे सब डर जाते हैं कि इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन आ गई। तो बेटा मैथमेटिक कैलकुलेशन इतनी नहीं होती। पर प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो अगर तुम देखो तो तुम क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, ये जो 734 है, ये ईयर वाइज क्वेश्चन है, ये 2022 की रेफरेंस कर रहा है, और ये उससे पीछे जा रहे हैं 2021 एंड ऑल। तो अगर तुम देखो तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। और रिवोल्यूशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कह सकती हूँ तो 12th ग्रेड में कोई यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में यूनिट 7 है, क्योंकि इसके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है ये। तो बेटा जिस चीज में 2 चीजों को हमेशा पहले करना है, ठीक है, किस चीज को पहले करना है? व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब, व्हाट टू स्टडी फर्स्ट व्हेन यू हैव टाइम। तो हम लेके चलते हैं, हमारे पास है 6 महीने, ओके। हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास है 6 महीने, लेकिन जब तुम्हारे पास 1 महीना होगा तब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करना, ओके। मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन है, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन है इस यूनिट में, आई एग्री तो व्हाट टू स्टडी व्हेन यू हैव टाइम, तो तुमको क्या स्टडी करना है? सबसे पहले जो तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट है, जिसको देख के रूह कांप जाती है, डिफिकल्ट चैप्टर भी छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए, अब हम कहेंगे डिफिकल्ट टॉपिक। जिस टॉपिक्स को देख के तुम्हारी रूह कांपती है उसे सबसे पहले करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है तो इनमें टाइम लगा सकते हो। और दूसरा, लेंदी टॉपिक्स जिन्हें पढ़ने में समय लगता है, उन टॉपिक्स को करो। तो सबसे पहले उन्हें कवर करना है जब तुम्हारे पास समय है, और जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तब तुमको उनको कवर करना है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबसे इजी है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, उन चैप्टर को सबसे पहले करना है लास्ट के 1 मंथ में। मान लो अगले मंथ पेपर है नीट का, तो सितंबर में पहले वो कवर करूंगी जो ईजी है। फिर पता चला डिफिकल्ट के चक्कर में मैं ईजी वाला भी रिवाइज नहीं कर पाई, फिर तो बांधे हो गए हमारे लेने के देने हो जाएंगे राइट। तो तब रिवर्स करनी है, अभी स्ट्रेटेजी ये रखनी है। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य है मेरा कि इन चैप्टर को अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। स्टार्ट कर दो, मेरा वेट मत करो कि क्लास में होगा हम तो तभी पढ़ेंगे, हम राजा बेटा हम तभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इवोल्यूशन में कुछ तो आता होगा, कुछ तो पढ़ के समझ आता होगा रेफरेंस बुक से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ तो आता ही होगा, राइट। और मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए स्पेशली सजेस्ट करूंगी एनिमेटेड वीडियोस देखो। मुझे पता है मैं तुम्हें लेक्चर के बीच में बोल रही हूँ, तुम बोलोगे मैम बताओ किसी और चीज से पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ यार। एनिमेटेड वीडियोस देखो, इसकी कितने मिनट की, 5 मिनट मैक्स, 5 मिनट मैक्स की तुम्हें एनिमेटेड वीडियोस मिलेगी। जैसे कि मैं लिखूं डीएनए रेप्लिकेशन 3D,
डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन 3D। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा चैनल है, ढंग से यूज किया जाए तो जिंदगी बदल दे। वहां लिखूंगी मैं एनिमेटेड वीडियो ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मत डालने लग जाना, मुझे पता कुछ नमूने चले गए होंगे। इसको डालोगे ना, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, देख लेना जिस पे व्यूज ज्यादा है या तुम्हें देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। एनिमेशन देखो, पहले पढ़ो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। एनसीईआरटी में अच्छी नहीं दी है, रेफरेंस बुक लेना इन चैप्टर्स के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा मैंने एक टॉपिक, और उसको पढ़ने के बाद रेफरेंस बुक से मैंने एक बार एनसीईआरटी में देख लिया कितना लिखा है, फिर मैंने एनिमेटेड वीडियो देखी। एनिमेशन तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है। जब कोई बहुत लेंथी चीज है तो हम उसमें सो सकते हैं, है ना। अब मैं जब लगातार बोल रही हूँ तो काफी बच्चों को बीच में से झपकी लग गई होगी कि ये कितना बोल रही। एनिमेटेड वीडियो देखो, वो आपको याद रह जाती है। तुम बेशक नाम भूल जाओ कि डीएनए पॉलीमरेज याद नहीं रहा था, लेकिन जब तुम एनिमेशन देखोगे ना, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है और वो नई चेन को बना रहा है, फिर तुमको याद रह जाएगी, क्योंकि तुमने देखा है। दृश्यम देखिए ना, जो चीज देखते हैं हम हमें याद रह जाती है। तुमको वो स्ट्रेटेजीज लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एनिमेटेड वीडियो सजेस्ट करूंगी। इवोल्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस में, इसके लिए तुम्हें रेफरेंस बुक से सजेस्ट करूंगी, जो भी तुम्हारे पास है, या थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ो इसमें और इसे समझो और इसमें टाइम दो इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुम्हारे बहुत सारे नंबर लेकर आएगा, समझ आई। इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर यूनिट 7 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे जिसमें मन करता है स्टार्ट करने का, उस चैप्टर से स्टार्ट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं अभी भी ये सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले उसे ढूंढना जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। जब तुम उसी को कॉन्कर कर लोगे तो आधा तो दिल ऐसे रिलैक्स हो जाता है कि हाय शुक्र है, हो जाएंगे। राइट, समझ आया। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो, ये आता है यूनिट 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इजी है ये वाला। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर तुम देखो तो इनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये वो दो चैप्टर्स है जिनको मैं रेफर करूंगी कि इनको एंड में पढ़ना, एंड में स्टडी करेंगे। एंड में स्टडी करने का क्या मतलब है, मेरा ये मतलब नहीं है कि नीट के पेपर से एक दिन पहले पढ़ना है। मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं, एंड में पढ़ने का मतलब है फर्स्ट 12th सिलेबस कंप्लीट। जो तुमने डिसाइड करा है कि तुमने ये पढ़ना है, वो सब तुमने कंप्लीट कर लिया। दीज विल बी द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर्स ऑफ 12th ग्रेड के लास्ट चैप्टर्स होंगे ये तुम्हारे, जो तुम्हें स्टडी करने हैं, क्योंकि इसमें से वेटेज कम है। ठीक है, ये चैप्टर भी छोटे हैं, नो डाउट। तुम भी कह सकते हो कि यार 2 चैप्टर करके 2 नंबर भी इंश्योर हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना एक क्वेश्चन भी आए, है ना। तो इनको लास्ट में करना है, क्योंकि ये तब कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों चैप्टर को लास्ट में स्टडी करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को करना है। क्यों, एक तो कोविड का पीरियड निकला है, क्वेश्चन तो इससे बनते हैं, और वैसे भी इसमें बहुत सारे पार्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक पूरा स्टार्टिंग में एक पार्ट आता है जिसमें फंजाई माइक्रोब्स को डिस्कस किया गया है। उसके बाद मलेरिया को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाता है। फिर ये तुमको इम्यूनिटी बताता है, फिर ये तुमसे कैंसर की बात करता है, फिर ये तुमसे एड्स की बात करता है, और उसके बाद कॉमन टर्म्स की बात करता है, वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट। तो 3 4 5 6 ये सनफ्लावर तो ऐसी बन गई, 6 डिविजन तो ऐसी होगी। तो एक हफ्ते का चैप्टर तो ये ऐसे ही हो गया ना। अगर मैं एक औसत मतलब एक रफ आइडिया लगाऊं तो 1 वीक का चैप्टर तो ये हो ही गया, राइट। तो इसे पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितनी डिजीज है वो सारी कास्ट सफिशिएंट है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि डिजीज का चार्ट बना लेना। ठीक है, डिजीज का चार्ट कैसे बनेगा, जैसे कि डिजीज का नाम क्या है, नेम ऑफ डिजीज, ओके। जो भी डिजीज है तुम्हारी, मलेरिया ले लो, डिजीज का नाम क्या है, ओके। उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, लैंग्वेज वे रखना साइंस वाली, कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कि किससे होती है वो। ठीक है, उसका कोई वेक्टर है, वो जो बीमारी फैला रहा है उसको उठा के कोई लेकर आ रहा है, जा रहा है। जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये टर्म्स और क्लियर हो जाएगी, राइट। उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स से पहचाने जाता है। ठीक है, उसको क्योर करने का कोई टेस्ट है, विडाल टेस्ट किसी किसी केस में यूज होगा, या एलाइजा कब यूज करते हैं हम, उसको क्योर करने के टेस्ट हो गए वो, राइट। और उससे रिलेटेड कोई साइंटिस्ट का नाम अगर उसके साथ अटैच होता है तो, वैसे जर्नली नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा कुछ, राइट। तो ये कुछ फीचर्स है, तो इसका मैंने फ्लो चार्ट बना लिया डिजीज का। मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन रोज 1 घंटा तो पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में बना लो ना। मैंने देख लिया कि डिजीज का चार्ट बनाऊंगी, तो मैंने एक बना के रख लिया रफ सा पेज पे, अभी मेरे पास है नहीं। मैंने हार्मोन का बना रखा था, प्लांट वालों का।
अपने पोस्ट ग्रेड में मिलेगा तो दिखाऊंगी। तो ऐसे एक चार्ट की हेडिंग बना के मैंने रख ली, और मैं रोज 1 घंटा ही तो पढ़ रही हूँ ना, तो जैसे मेरे पास कोई डिजीज आती है तो मैं अपने चार्ट में भर लेती हूँ उसको, राइट। और उस डिजीज के चार्ट को मैंने रखा हुआ है, हर रोज उसको एक बार देख रही हूँ, तो क्या दिक्कत है उसमें, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो इसका चार्ट रख लेना, डिजीज का चार्ट इंपॉर्टेंट है, डिजीज से क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल में आते हैं। ओके, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब आती है यूनिट 9। यूनिट 9 हमें कहती है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये है बहुत इंपॉर्टेंट और ये है बहुत इजी। ये हमेशा सीक्वेंस में चलता है, प्रिंसिपल प्रोसेस एक तुम्हें सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता जाएगा। डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, पहले वो तुम्हें सारे एंजाइम्स बताएंगे, डीएनए को काटते कैसे है, डीएनए को जोड़ते कैसे है, ये सब बताते हैं। उसके बाद वो तुमको बताते हैं कि किसी के ब्लड से, किसी सैंपल से तुम डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, किस किस टेक्निक से उसका नंबर बढ़ा सकते हो, किस किस टेक्निक से उसको तुम देख सकते हो। डीएनए को ऐसे देख नहीं सकते, प्रोसेस होते हैं। तो बिल्कुल सीक्वेंस में बहुत प्यारा प्रोसेस चलता है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में वो तुमको बताते हैं कि कैसे पहले वाले चैप्टर को हमने रियल वर्ल्ड में यूज करा है और आज भी कर रहे हैं इंसानों के बेनिफिट के लिए। ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर इजी है, ये 2 चैप्टर बहुत टेक्निकल है। ओके, तुम देख रहे हो 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यार, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से आने। तो जो यूनिट 9 में स्टार्ट करेगा, यूनिट 9 को पूरा करेगा कंप्लीट। ओके, अगर तुम्हारी, और इसमें जो लर्न करना है तुम्हें, लर्न जो तुम्हें नेम्स करने हैं, लर्न जैसे लर्न एंजाइम का नाम याद करना है। मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर कुछ नहीं होती, कैंचिया होती है जो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर के एग्जाम्पल्स है, नाम है उनके, नेम है कि कहाँ से मिली है वो, या उनके स्पेसिफिक नेम्स है, वो तुमको सारे एनसीईआरटी रेफर करनी है। एक्स्ट्रा याद करने से पहले एनसीईआरटी कर लेना। एक्स्ट्रा करना चाहते हो मैं रोकूंगी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद करने हैं। तो जो वहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, इको R1 या PBR 322 या 324, वो सब एनसीईआरटी का जो पार्ट है उसी को करना है। ओके, टेट्रासाइक्लिन, जो भी वर्ड तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे वो एनसीईआरटी वाले करने हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यूनिट 9 करेगा, बहुत अच्छी चीज़ है यार, इसे करो और इसे एनसीईआरटी से अच्छे से करो और इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें याद रखना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। और इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, तुम्हें बहुत मिलेंगे इंटरनेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, क्वेश्चंस लगाओ। एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना दिमाग खुलता चला जाएगा, राइट। तो इसमें क्वेश्चन लगाओ, दबा के क्वेश्चन लगाओ, ये चैप्टर बहुत अच्छे से तुम्हें नंबर दिलाएगा। समझ आई? कोई नहीं छोड़ेगा ये यूनिट, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। गॉट इट? Yes, ma'am. 100% है, ये करनी ही करनी है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने, अभी तक मैंने किसी में नहीं बोला था ये, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क है। लास्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 10, राइट। यूनिट 10 है हमारी, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वाला चैप्टर आता है ना, इकोलॉजी वाला, करेक्ट। पढ़ा अभी तक किसी ने? ड्रॉपर्स के अलावा किसी के स्कूल में हुआ है? No, ma'am. नहीं हुआ। इकोलॉजी का क्या है ना, अगर तुम यहाँ देखो, जैसे मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, अगर इस लाइन को, 1 3 2 3, ये सब ना एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। मैंने एक चीज़ यहाँ पढ़ी, जैसे पहले चैप्टर में मैं पढ़ती हूँ नॉन लिविंग थिंग क्या है मेरे एनवायरनमेंट में, फिर मैं पढ़ती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में लिविंग थिंग क्या है मेरे एनवायरनमेंट में, मैं उन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ कि वो एक दूसरे को हार्म कैसे पहुँचा रहा है। तो ये बहुत रिलेटेड टर्म्स है, तो ये एज ए चैप्टर नहीं जाएगा। यूनिट 10 ये सारे चैप्टर एक साथ जाते हैं। तो जो इकोलॉजी पढ़ेगा उसको सारे चैप्टर करने हैं, नहीं तो उसको करने ही नहीं है। लेकिन ये मत करना कि नहीं करने, क्योंकि अगर तुम देखो ओवरऑल पढ़ोगे तो कितने बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन तो इससे आगे, राइट। तो जो इकोलॉजी पढ़ेगा वो इसको एज अ होल पढ़ेगा, ठीक है। मतलब इकोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं। ओके, तो इसको पूरे को होल पढ़ना है। ओके, जस्ट अ सेकंड मैम, इकोलॉजी ने नेटेलिटी पर्क्स की लोकेशन फेमस फॉर स्पीशी एनिमल से क्वेश्चन आते हैं। पार्क्स की लोकेशन फेमस फॉर स्पेसिफिक एनिमल से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा, ये चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चार्ट्स आते हैं। जैसे कि कौन सा पार्क फेमस है किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन तो आते हैं।
वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसे टर्म्स आते हैं। अब तुमने पढ़ा नहीं है ना, तो मैं सबको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन ये भी हम कवर तो करेंगे। इकोलॉजी तो पूरी स्टेप टू स्टेप कवर होगी। तो मैं इसके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ कि इसके लिए वेट फॉर ट्यूशन, वेट कर लो मेरा, मैं पढ़ा दूंगी सारी स्टार्टिंग से एंड तक विद नोट्स। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर कोई सोच रहा है कॉलेज स्टार्ट करने, यूनिट 10 स्टार्ट करने के लिए, वेट कर लो, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में पढ़ेंगे, इसे एक साथ पढ़ेंगे, छोड़ दो अभी के लिए। तो ये 9 यूनिट्स है बायो की जो तुमको कवर करनी है। स्ट्रैटेजीज मैंने डिफरेंट डिफरेंट बता दिए। अब बताओ भाई, और क्या दिक्कत आती है? ओके, आर एल क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर, नहीं तो 10 करके कंप्लीट करेंगे। हमारा मेन पर्पस है नीट को माइंड में रखे, राइट? तो उसमें 11th और 12th आती है, तो जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो भी चैप्टर इजी है और स्कोरिंग है, हम उनको कवर करेंगे। तो जो मेरा टारगेट है, जो मैंने टारगेट बनाया, वो ये कि हम उन चैप्टर्स को करेंगे जो सबसे पहले इजी है, उसके बाद वो है स्कोरिंग, और स्कोरिंग है और इजी है, उनको हम पहले कवर करेंगे। ओके, तो उसमें 11th भी होगी, 12th भी होगी। जैसे ये प्लांट रिप्रोडक्शन के बाद मैं सेल की तरफ जाऊंगी, अगर कोई चेंज आएगा टाइम टेबल में तो मैं बता दूंगी। ओके, अब पूछो। अब इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? जो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है, होम फूड। घर पे बना के बर्गर खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन घर का खाना, ठीक है? इसकी वैल्यू होती है, ये खाने का बहुत ज़्यादा असर होता है दिमाग पे, बॉडी पे। तो इस पे रहोगे तो बीमार कम पड़ोगे और ऊपर पॉजिटिव भी रहोगे। ओके, कभी कभार आई नो बाहर का मन करता है तो घर पे कुछ वैसा बनवा लेना या बना लेना, लेकिन होम फूड। ओके, स्टे अवे फ्रॉम इंस्टेंट नूडल्स, जो रात को खाते हो उससे एनर्जी बहुत कम मिलती है, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो रेदर देन उससे एक एप्पल खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं कंट्रोल तो कर नहीं सकती चीज़ें खाना, लेकिन होम फूड रिकमेंडेड है हाईली। जो बाहर रहते हैं बच्चे वो टिफ़िन लगा सकते हैं, लेकिन होम फूड हाईली रिकमेंडेड है। नहीं तो वो कुक भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुक करना सबको आना चाहिए, दाल चावल तो आते ही होते हैं सबको, राइट? तो डाइट इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? टॉक। ओके, किससे? जिससे तुम कंफर्टेबल हो। अगर तुम मम्मी से या पापा जिससे भी बात करते हो, या तुम सिबलिंग से, अपने भाई बहन से बात करते हो, या कजन से, जिनसे भी बात करते हो, हर रोज करो, डेली। किसकी बात करनी है? वेदर, टीवी, न्यूज़, कुछ भी, आज क्या किया, आज क्या खाया, आज ये हो गया, कुछ भी, लेकिन डेली बात करनी है। या फिर तुम फ्रेंड से भी कर सकते हो। मैंने सबके लिए फ्रेंड्स नहीं लिखा, मुझे पता नहीं ना किसके कितने दोस्त है, फिर कोई बुरा मान जाए। लेकिन हर रोज जो करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खाना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉक डेली। क्योंकि हमें क्या अवॉइड करना है उसके बारे में बात कर ले, तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा, मेक श्योर, ये बहुत कॉमन है इसलिए हमें अवॉइड करनी है, दैट इज डिप्रेशन। क्यों होता है ये? ड्यू टू एंट्रेंस। इंडिया में बहुत कॉमन है, प्री मेडिकल एस्पायरिंग में बहुत कॉमन है, इंजीनियरिंग एस्पायरिंग में भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो हमें इसे अवॉइड करना है, और इसे अवॉइड करने की सबसे अच्छी टेक्निक है, जो मुझे लगता है वो है डाइट। घर का खाना खाओ, टॉक, बात करो। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, हम भी आते हैं यहाँ पर, हमसे करो, कोई बात नहीं, सुन लेंगे तुम्हारे दुख दर्द। बात करो, डाइट करो, और 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 सबसे इम्पोर्टेंट इज Enjoy. वर्क हार्ड, बट डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट। जो आना है वो आना है, देखी जाएगी, कुछ तो आएगा ही। हर रोज इतना पढ़ोगे कहीं तो कोई निकल ही जाओगे। सब डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, ये भी एक सच है। तो ये तुम भी अपने अंदर जान लो कि शायद सब ना बने, लेकिन बहुत बेहतर बन सकते हैं।
कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, राइट? तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसकी वरी नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उसी दिन आएगा, लेकिन हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये जो इसने बोला था बीच में आके कि इंजॉय, भाई वो तो मस्ट है, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन इंजॉय ना हो। अब अगर तुम एनिमे देख के थोड़ा इंजॉय करते हो तो क्या हो गया, देख लेना एक शो एनिमे का, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो तुम खेल लो थोड़ी देर के लिए, राइट? लेकिन इंजॉय करो। जब बात करो तब भी कर सकते हो, दोस्तों से बात करना भी तो इन्जॉयमेंट है, लेकिन बात करो। और मेरा टॉक से मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे लगे रहो, फ़ोन करके, इन पर्सन आवाज़ सुनो, बात करो, मिलो, राइट? तो हमें इसे अवॉइड करना है, ये मतलब ये 100% है सबके लिए, कंपलसरी है ये कंपलसरी होमवर्क है हर रोज का, इसे हमें अवॉइड करना है। मुझे पता है कि हर केस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश करनी है कि हम इसे अवॉइड करें, राइट? तो हमें बस इसे अवॉइड करना है, बाकी सब सही चल जाएगा। अच्छा, यस इट इज़ बिकॉज आई जस्ट कंप्लीटेड माई थेरेपी लास्ट वीक। यस एग्जैक्टली, सो हमें इसे अवॉइड करना है जितना कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा होती है ख़राब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थेरेपीज लो, काउंसलिंग लो, बात करो, टीचर से बात करो यार, हम लोग हैं ना बताने के लिए। तो इसमें कोई टैबू नहीं है कि कोई ऐसा कुछ हो गया, बीमारी होगी, कुछ नहीं होता, सबको होता है किसी पॉइंट पे। हम बस इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम भी रोज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, तुम भी करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी करते होंगे, ठीक है? तो तुम समझदार हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इसे अवॉइड करना है, इस प्रैक्टिस को तुमको फॉलो करना है, ये भी कंपलसरी है। ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे तुम कितने मर्जी इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो टॉक टेल ही ना करे, किसी ना किसी से बात करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। ओके, ऑल राइट, कोई डाउट? हाँ मैम। किसी को कोई डाउट है, पर्सनली लिखना है तो तुम चैट पे लिख दो। भी है हमारे पास 1 मिनट, 2 नो मैम, और मैम शायद से लेक्चर प्लानर शेयर कर दो, लाइक जो आप पढ़ाएंगे हम उसको पहले रिवीजन करके या फिर पढ़ के आ सकते हैं क्लास में, तो इट इज बेटर, अच्छा रहेगा ज़्यादा। ओके, हो सकता है कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं तुमको वैसे बता सकती हूँ कि अगर तुम सीक्वेंस सुन रहे हो तो अभी हम चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? ये कर रहे Yes, हैं, ma'am. इसके बाद जो हम करेंगे वो सेल करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन, और उसके बाद मैं करूँगी बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स। ओके, तो ये अभी का ये सीक्वेंस रहेगा, तो अभी तुम ये फॉलो कर सकते हो। इसमें लग जाएंगे 20 से 25 दिन तो ऑलमोस्ट, आई गेस 20 दिन तो लगेंगे ना, ठीक है? इसी सीक्वेंस में जाएगा ये। बिल मैम। ओके, संडे का टेस्ट है ना, प्रिपेयर कर लेना। चलो, किसी को डाउट नहीं है तो जा सकते हो, बाय। Bye, ma'am. Good evening, ma'am. मैम।